मार्केट पर एक और व्यू ले लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ ईजी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त जो ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं वो तो मिले जुले हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो कि आज आया है वो है एफआईएस की तरफ से। पिछले 29 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार एक बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा था, लेकिन अब वो ब्रेक लगा है। हालांकि आंकड़ा छोटा है, करीब 250 करोड़ के आसपास का है, लेकिन ये जो ब्रेक लगा है इसको कैसे देखना चाहिए, इसके मायने क्या है? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जो बिकवाली लगातार दिख रही थी अब वो खत्म हो जाएगी? पूजा, एक बात है, दिल्ली में मेरे कज़न्स रहते हैं, वो कहते हैं बहुत ठंडी है, मगर आप हमेशा इतने चार्जड अप रहती हैं अर्ली मॉर्निंग, तो क्या चाय कॉफ़ी किस चीज़ का असर है ये? शायद पूजा मेरे सवाल से रिएक्ट नहीं कर रही है। अब मुझे आवाज नहीं आई पूजा को आवाज नहीं आ रही है कुछ, पर दिल्ली की आपने बात की तो मैं, डिम्पी, पूजा तीनों दिल्ली से हैं और वाकई दिल्ली की सर्दी ऐसी होती है, पूजा को देख के वाकई कहना चाहिए कि उनकी हिम्मत है कि वो इतनी ठंड में भी शी इज वेयरिंग समरिश क्लोथ। हाँ, तो मुझे लगा कि पूजा शायद ट्रैवल कर रही है, कहीं और से ज्वाइन कर रही है, पर डायरेक्टर ने बताया नहीं जी वो दिल्ली से ही ज्वाइन कर रही है। तो मैं पूछना चाहता था भाई क्या है ये, या तो दिल्ली में ठंड नहीं है, पूजा ट्रैवल कर रही है। मैं मुंबई में आज सुबह उठा था, मैं जल्दी उठता हूँ, तो जी मुंबई की सर्दी है और हम लोग मुंबई में सर्दी के आदी नहीं हैं, पर यहाँ पर जब कहते हैं ना जी कि 25 डिग्री से नीचे हो जाता है तो इट्स ऑफिशियल विंटर इन दिल्ली, एंड व्हेन इट इज़ बिलो 30 इट इज़ ऑफिशियल विंटर इन चेन्नई। तो दिल्ली में जी समरिश क्लोथ पहनना, तो मैं पूजा दिल्ली में हो ना आप? जी, मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने अपने जहाँ मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे मैंने टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल किया हुआ है, इस वजह से शायद मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ, बट हाँ ठंड काफ़ी है यहाँ पर इस वक्त। देखिए, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में बैंक निफ्टी में ठंड जरूर है और ज़बरदस्त इस समय अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। तो मैं हमारे प्रोड्यूसर से को रिक्वेस्ट करूँगा एक्सक्यूज़ मी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 ग्राफ्स दिखाएं। ग्राफ नंबर 1 निफ्टी को इस महीने क्या हुआ है, दूसरा बैंक निफ्टी को इस महीने क्या हुआ है, तीसरा आईटी इंडेक्स को इस महीने क्या हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस महीने, ये कल का चार्ट है शायद, तो इस महीने बैंक निफ्टी करीब 1.5 से 2% नीचे है, मगर आईटी इंडेक्स इस समय, जो कि एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से आईटी इंडेक्स ने इस पूरे साल में आउट परफॉर्म करा है, उसके बावजूद आईटी इंडेक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और अभी 3 दिन अभी भी बाकी हैं, क्या ज़बरदस्त उछाल दिया। देखिए बैंक निफ्टी आपके सामने, इस पूरे महीने में बैंक निफ्टी करीब 3% नीचे है, आईटी इंडेक्स उसी समय में करीब 10% ऊपर, 8.5-9% ऊपर है। तो द मार्केट्स आर टेलिंग यू अ स्टोरी दैट देयर इज सिवियर अंडर परफॉर्मेंस इन बैंक्स एंड देयर इज सिवियर आउट परफॉर्मेंस इन आईटी। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों जो सेक्टर्स हैं ये एफआई ओन्ड सेक्टर्स हैं। आईटी के होल्डिंग अगर आप देखें तो बड़ी कंपनियों में एफआई की ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा है और बैंक्स में भी एफआई की ओनरशिप ज़्यादा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि हालांकि एफआई सेलिंग चल रही है, वो बैंक्स बेच रहे हैं और आईटी खरीद रहे हैं, नहीं तो इस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस रेयरली देखने को मिलता है। मगर एक बात तो तय है डिम्पी, प्रियंका, पूजा, कि अगर हम देखें कि इस मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं। नंबर 1 ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड, नंबर 2 फेड की कमेंट्री, नंबर 3 एफआई सेलिंग, नंबर 4 आरबीएल बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंडेट। इन चीज़ों के बावजूद भी मार्केट इज ऑल सेट टू क्लोज अबव 17,000, हम 2-3 इन एंड अराउंड 17,000। तो ये आपको क्या बताता है? आपको यही बताता है जी बुल मार्केट है। अगर आपने अपना होमवर्क सही समय में करा होता तो आज होमवर्क का बेनिफिट मिल रहा है, और जब मार्केट वापस आ रहा है तो होमवर्क करके आपने अगर शेयर लिए थे तो आपको उनके अंदर फुल मार्क्स मिल रहा है। तो डिम्पी, होमवर्क हमेशा करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, होमवर्क करिए, होमवर्क करिए, होमवर्क करिए। होमवर्क सर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आपसे सीख के होमवर्क भी कर ही रहे हैं। अच्छा, एक निकुंज जी, एक सर और पॉइंट था, एफआईज टिपिकली बड़े शेयर्स लेते हैं, लेकिन हमने S&P 500 के अंदर भी देखा है कि यहाँ पर भी नया हाई बना है। ये रिटेलर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं रहा है ओमिक्रॉन? ये रिटेलर्स के एफआईज की बिकवाली हुई है, ये रिटेलर्स के कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ रही है सर? तो इसको माने कि ये जो S&P 500 जो हमको इंडिकेट कर रहा है, ये इन डेप्थ रूटेड अच्छा है, मार्केट बेस अच्छा है मार्केट के पास? नहीं डिम्पी, वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा। देखिए, आप देखिए इस महीने में
शेयर बाजार के अगेंस्ट में काफ़ी फैक्टर्स थे। एफआई सेलिंग, जो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, हम व्यू बनाते जी एफआई बेच रहा, मार्केट नीचे, एफआई ले रहा, मार्केट ऊपर जाएंगे। एक बड़ी बुनियादी पहलू से हम मार्केट का शॉर्ट टर्म व्यू बनाते हैं। एफआई सेलिंग है, फिर भी मार्केट टिका हुआ है, गिरा नहीं है ज़बरदस्त। फेड की कमेंट्री में चेंज है, फिर भी मार्केट टिका हुआ है। वायरस के स्प्रेड में इंक्रीज आ रहा है, मगर फिर भी वायरस टिका हुआ है, फिर भी मार्केट टिका हुआ है। तो मार्केट हैज़ मैनेज टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। मुझे चिंता क्या लगती है, या एक ग्रे क्लाउड मुझे क्या लगता है कि जो कल के जो आंकड़े आए हैं कोविड के, अब हमें पता नहीं उसके अंदर ओमिक्रॉन कितना है, उसके अंदर पुराना वर्जन, पुराना डेल्टा वेरिएंट कितना है, मगर जो नंबर में उछाल देखने को मिल रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन है, दिल्ली में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो विल रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज, यानी विल इफ रिस्ट्रिक्शंस विल इंक्रीज, उसका सीधा असर पड़ेगा जी मल्टीप्लेक्स में असर पड़ेगा, ट्रैवल में असर पड़ेगा, टूरिज्म में असर पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी में असर पड़ेगा। QSR की काफ़ी कंपनीज़ हैं, ट्रैवल टूरिज्म की काफ़ी कंपनीज़ हैं। तो इन सेक्टरों में जो हम कहते थे टिपिकल अनलॉक ट्रेड है, क्या वो अनलॉक ट्रेड वापस ट्रबल में आ सकती है? देखिए, मैं अभी फैमिली के साथ सोच रहा था कि जो लंबा वीकेंड आ रहा है, नई क्रिकेट पे जो पिक्चर आई हुई है 1983 में जाने का सोच रहा था, मगर अब लगता है जी वायरस स्प्रेड हो रहे हैं तो शायद थोड़ा रुक के जाऊं। तो इस प्रकार की साइकोलॉजी जब आने लगती है तो मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं कि उन कुछ स्टॉक्स के अंदर ज़रूर एक गिरावट सी आ सकती है। कल आप देखिए आइनॉक्स नीचे था, PVR नीचे था, तो वह लेकर के एक चिंता तो नहीं, केयरफुल होना पड़ता है। दूसरी बात यह है प्रियंका, डिम्पी, पूजा की, भगवान ना करिए वायरस स्प्रेड ज़्यादा होता है और अगर इसके अंदर इंटेंसिटी बढ़ती है तो सो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। दैट इज़ माई ओनली कंसर्न। ऑलराइट निकुंज, तो ये बड़ा कंसर्न तो है ही। एक डाउट तो ये भी आता है कि क्या केसेस वाकई इतने रियल हैं, या फिर स्टोरी कुछ और है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कॉशियस, और या फिर कुछ डिटेल्स अभी छुपाई जा रही हैं या क्लियर नहीं है कि जिसके चलते रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, या इट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। दोनों साइड की स्टोरी हो सकती है। बट गोइंग फॉरवर्ड आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रिलायंस के फ्रंट पर अब हमें, कल मुकेश अंबानी पहली बार अपनी लीडरशिप सक्सेशन प्लान को लेकर बोले हैं, उन्होंने बात की है। क्या लगता है, क्योंकि रिलायंस के 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं, अगर लीडरशिप चेंज होती है, हालांकि अभी तो रिलायंस के पेरेंट कंपनी बोर्ड पर नहीं है, ये तीनों ही सब्सिडरीज की डायरेक्टर ज़रूर है, लेकिन अगर लीडरशिप चेंज होती है तो क्या फोकस कंपनी का चेंज हो सकता है? तीनों वर्टिकल में से किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल, जिस तरह की वो क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिलायंस डेटा एंड कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इस तरह की भी चेंजेस आ सकते हैं आगे आने वाले समय में? पूजा, देखिए, एक ये इतना इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, मगर अगर मैं ट्राई इन बिटवीन लाइंस रीड करूं, इफ़ आई ट्राई टू डू दैट, मुकेश अंबानी जी ने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नई जनरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उनकी मतलब अंबानी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन इज़ नाउ रेडी टू टेक द मैंटल फॉरवर्ड। अगर आप देखें तो ईशा अंबानी और आकाश अंबानी कई समय से इन्वॉल्व हैं जियो की बिज़नेस में, वो डे 1 से इन्वॉल्व हैं, जियो लॉन्च में इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखें तो AGMs में आकाश, नीता जी और ईशा जी आकर के अक्सर वो जियो लॉन्च और प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में बताती हैं। तो एक नेचुरल सा सक्सेशन है। तो क्या ये नेचुरल सक्सेशन एक ऑब्वियस है? जी हाँ। मगर क्या ये नेचुरल सक्सेशन के वजह से रिलायंस के बिजनेसेस में कोई चेंजेस आएंगे? क्या इसको लेकर के रिलायंस को आगे पीछे स्प्लिट करा जा सकता है? क्या रिलायंस के अंदर डिफरेंट वर्टिकल्स बनेंगे और रिलायंस इवेंचुअली एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगा? यह स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। आई वुड से दैट अभी हमें यह देखना चाहिए कि मुकेश अंबानी साहब ने एक मैसेज दिया है, जी मेरी नई जनरेशन रेडी है। और हर कंपनी के अंदर जब नई जनरेशन रेडी होती है तो थोड़े लीडरशिप चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने एंडोर्समेंट दिया है कि भाई चिंता की बात नहीं है, नई लीडरशिप रेडी है, रिलायंस इज़ इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। रिलायंस के अंदर जियो का बिजनेस, टेलीकॉम का बिजनेस, क्लीन एनर्जी का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, इन बिजनेसेस पे अच्छा फोकस रहेगा। और हमारे रिलायंस के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे विल सपोर्ट द ट्रांजिशन ऑफ चेंज इन लीडरशिप। एक बात और है कि सेबी ने भी कहा है कि भाई आने वाले समय में CMD और MD की जो जगह है आपको स्प्लिट करनी चाहिए। तो क्या यह एक कारण भी हो सकता है कि जिसकी वजह से नए चेंजेस और नई इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले? तो एक ऑब्वियस सी बात है, मगर एक बात तो तय है दैट नाउ यू विल सी बिग चेंजेस as the new generation of Reliance of Ambani family now will be taking greater responsibility of running the company. बिल्कुल। So it's little early to comment on this. बिल्कुल
पॉइंट वेल टेकन। थैंक यू सो मच निकुंज, आज समय देने के लिए, इस एनालिसिस को हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लीडरशिप बदलाव पर पहली बार बोले मुकेश अंबानी। हालांकि हम अपने